मैंने ये समरी बनाई है IS 16 की सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हों को 10 मिनट के अंदर अपना स्टैंडर्ड ये रिवाइज करना है। और अगर किसी स्टूडेंट किसी दोस्त वगैरह का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में जो है IS 16 के बारे में सवालत हो। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये स्टैंडर्ड हमारा कब आया था? 1982 के अंदर आया था। अमेंडमेंट्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड आने के बाद अगर इस आईफेक को लगता है कि हमें इसमें चेंजिंग करनी है तो वो चेंजिंग करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको अपनी बुक्स के अंदर किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है। और इस स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है क्या, हमें यही नहीं पता। डेफिनेशन में आपको बताऊंगा इस स्टैंडर्ड्स के बारे में आगे, ठीक है। और रिकग्निशन के बारे में भी हम बात करेंगे। रिकग्निशन यानी कि हमें अपनी बुक्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कब रिकॉग्नाइज करना है, रिकग्निशन के बारे में भी बात करेंगे हम। टेंशन नहीं लो। हाउ मच, कितनी अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना है। केयरिंग अमाउंट क्या होती है, बच्चों को यही नहीं पता बेटा। केयरिंग अमाउंट ये होती है जो बुक्स के अंदर तूने कोई एसेट रिकॉर्ड किया हुआ उसको केयरिंग अमाउंट बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है ये भी मैं आपको इस समरी के अंदर अभी आगे बताने वाला हूँ। 4 चीज़ें आपको पता होगी इंशाल्लाह आपका स्टैंडर्ड। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो टेंजिबल आइटम होता है जिसको आप छू सकते हो। हेल्ड बाय एंटिटी होता है, एंटिटी ने रखा हुआ होता है। किस लिए रखा हुआ होता है? प्रोडक्शन के लिए होता है, यानी कि किसी गुड्स वगैरह बनाने के लिए रखा हुआ होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। या फिर रेंटल टू अदर, किसी को किराए वगैरह पे देने या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कि जैसे एंटिटी ने यानी कि अपना ऑफिस वगैरह बना लिया। 1 साल से इसकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेड होगी, 1 साल से ज़्यादा इसका यूज एक्सपेक्टेड हो। और बिल्डिंग फॉर रेंटल, अगर आपने बिल्डिंग को ली है किसी को दूसरे को देने के लिए तो ये जो है IS 40 के अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासीफाई होगा, IS 16 के अंदर नहीं आएगा। रिकग्निशन के ऊपर अब हम बात करते हैं। रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, यानी कि बुक्स के अंदर हमें कब रिकॉग्नाइज करना है। याद रहे सिर्फ और सिर्फ हम इसको जब ही रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एसोसिएटेड है विद द आइटम, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर के अंदर ये फ़ायदा दे, कैश के अंदर फ़ायदा दे, किसी भी तरीके का फ़ायदा दे, या फिर आपकी कॉस्ट सेव करे, एक्सपेंस को कम कर रहा हो, तो फिर यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एसोसिएट। देखो ना, अगर आपको एसिड जो है वो रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स के अंदर तो इसका जो है बेसिक ये होती है कि कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास एसिड का राइट हो कि आप जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप उससे क्लेम कर सको, आपके पास राइट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकॉर्ड करने का दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजरेबल हो, यानी कि आपने जिससे खरीदा है उससे कीमत जो है वो तय कर ली हो कि मैंने 1 मिलियन का लिया या 2 मिलियन का लिया। ऐसा ना हो कि तय नहीं की हो, अगर तय कर ली है तो ही आप जो उसको एसिड को रिकॉर्ड कर सकते हो। PPE को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए 2 क्राइटेरिया मीट होना लाजमी है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ PPE, यानी कि ऐसा एसिड जो क्वालिफाई कर रहा है रिकग्निशन क्राइटेरिया, उससे हमें बुक्स के अंदर शुरुआती टाइम में कितने पे रिकॉर्ड करना है। याद रहे इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट के ऊपर होगी। कॉस्ट क्या इंक्लूड करती है? कॉस्ट इंक्लूड करती है हमारे पास परचेज प्राइस। परचेज प्राइस इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स या सब्सिडी। ये सारी चीजें परचेज प्राइस में हमारे पास आएंगी। प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो होती है जो हम एसिड को इंटेंडेड यूज, यानी कि हमने एसिड खरीदा है उसको इंटेंडेड यूज में लाने के लिए हर जितनी भी कॉस्ट हमारी खर्च होगी उसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गई इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग चार्जेस, प्रोफेशनल फीस वगैरह, ये सारी चीज़। प्लस रिमूवल कॉस्ट। रिमूवल कॉस्ट यानी कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जैसे कि सपोज करो भाई, जैसे अगर हमने कोई एसिड लगाया है किसी जगह पे तो उसको हटाने का भी तो खर्चा होगा ना, और वो हटाने का खर्चा एसिड हमने लगाया इस वजह से हो रहा है, तो इस वजह से ये भी जो है एक तरीके की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और ये जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी यानी कि हमारी कॉस्ट में शामिल होगी। तो कॉस्ट जो है इसमें 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, क्या? परचेज प्राइस आ गई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई, और रिमूवल कॉस्ट। ये 3 जो है हमें यानी कि इनको जब हम प्लस करेंगे तीनों कॉस्ट को तो हमारी जो है वो इनिशियल मेजरमेंट यानी कि PPE जो है वो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए इनिशियली, तो ये हमारी कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। अच्छा, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है हमारे खर्चे होते हैं रिकॉग्नाइज करने के बाद एसिड के, तो हमें कौन से जो है वो कॉस्ट में फिर से उसको शामिल करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। याद रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के अगर खर्चे हैं तो उसको जो है आप कैपिटलाइज कर लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे PNL के अंदर जो है वो आप पार्क कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मैं आगे आपको डिफरेंस बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में आप बात करते हैं। जैसे आपने कोई एसिड को जो है रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन अब उसे कौन से मॉडल पे रखना है, तो याद रहे हमारे पास जो है IS 16 जो हमें अलाउ करता है 2 मॉडल। ठीक है, 2 मॉडल जो है वो हमें अलाउ करता है। एक है कॉस्ट मॉडल। आपने जो है अगर अपने आपको कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, अपनी यानी कि पॉलिसी आपने अपनी कॉस्ट मॉडल की रखनी है, तो आपने जो है वो उसको रिकॉग्नाइज रखना है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि जितनी डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज हो गई आज तक और इम्पेयरमेंट लॉस आज तक का। दूसरा मॉडल है हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल हमारे को क्या बोलता है, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन डेट, यानी कि जिस टाइम पे आपने जिस डेट पर रीवैल्यूएशन किया उस डेट की फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि रीवैल्यू करने के बाद की डेप्रिसिएशन उसका एक्यूमुलेशन और ना उसके बाद का जो इम्पेयरमेंट लॉस, किसका, फेयर रीवैल्यूएशन करने के बाद जो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अब आपने जो है जैसे रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो अप्लाई कर लिया है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है आप फेयर वैल्यू के ऊपर उसको लेके आओगे, ठीक है। फेयर वैल्यू पे लेके आओगे तो उसकी जो है कैरिंग अमाउंट वक्त ब वक्त चेंज होती रहेगी, इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी। अगर तो उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है तो जो इंक्रीज होगी जो उसका गेन आएगा वो जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर पार्क होगा, इक्विटी के हेड, इक्विटी का जो हेड होगा बैलेंस शीट के अंदर, उधर पे जो रीवैल्यूएशन सरप्लस की हेडिंग डालेंगे उधर पे उसका गेन जो है वहां पर, या फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो इनकम के अंदर जाएगा यानी कि पीएनएल के अंदर। अगर तो आपने प्रीवियसली जो है वो लॉस बुक किया है, रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल के अंदर बुक किया है, अगर तो कैरिंग अमाउंट के अंदर डिक्रीज आता है तो फिर एक्सपेंस जो है वो पीएनएल के अंदर जाएगा, ठीक है, पीएनएल के अंदर एक्सपेंस जाएगा। या फिर अगर आपके पास जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले से रिकॉर्ड हुआ है तो फिर वो जो है एक्सपेंस किसके अंदर जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट के अंदर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन जो है वो यानी कि बांटना है, ये जो है यानी कि बांटना है किसको, डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ के हिसाब से बांटना है या फिर किसी सिस्टमेटिक बेसिस के हिसाब से बांटना है, जैसे कि और भी मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांटना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट के बारे में तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड अमाउंट जो एक एंटिटी लेगी अपने एसेट को फ्यूचर के अंदर बेच के, जिस साल बेचेगी उस साल जितने पैसे ले रही होगी उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो अब हम बात करते हैं यूजफुल लाइफ के बारे में। यूजफुल लाइफ का मतलब है कि एक एसिड हमारे पास अवेलेबल होगा कितने अरसे के लिए, कितने अरसे तक हम एक एसिड को यूज कर सकते हैं, सही है। या फिर हम जो है वो प्रोडक्शन यूनिट जो है वो हम इस एसिड से कितने बना सकते हैं। अगर जो है हमने नंबर ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया हुआ है तो मतलब कितने यूनिट जो हम इस एसिड से बना सकते हैं। या फिर अगर हमने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया हुआ है तो कितने अरसे तक ये एसिड हमारे पास अवेलेबल होगा फॉर यूज। तो सिस्टमेटिक बेसिस का मतलब ये है कि हमने जो है एसिड को डेप्रिशिएट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो कौन सा मेथड हमने जो है एसिड को डेप्रिशिएट करने के लिए यूज किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक बेसिस। तो अब जो है हम ये डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये बनेगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी जो है वो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो पीएनएल के अंदर पार्क होगा और जो है पीपी के अकाउंट के अंदर हम जो है इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जो इसका बैलेंस जो है वो रिड्यूस कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब हम बात करते हैं डी रिकग्निशन ऑफ पीपी। डी रिकग्निशन ऑफ पीपी का मतलब ये है कि आपका जो एसिड है बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है उसको आप मतलब वहाँ से डिलीट करना, निकालना। एसिड को जो है बुक से मतलब अब निकाल देना है। डिस्पोजल की वजह से भी जो है हम एसिड को डी रिकग्नाइज करते हैं, मतलब उसको बुक से जो है हम निकाल देते हैं। या फिर हम दूसरा उसको डी रिकग्नाइज करते हैं जब एसिड से जो है कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड ना हो, मतलब जो हमारा एसिड है वो लूल हो गया हो बिल्कुल, अब उससे कोई फायदा हमारे को नजर नहीं आ रहा होगा फ्यूचर में हमें कोई फायदा देगा, तो हम उसको हम डी रिकग्नाइज करेंगे। डी रिकग्नाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है गेन या लॉस तो आएगा। गेन या लॉस आएगा तो हम उसको जो है कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, नेट डिस्पोजल प्रोसीड, यानी कि अगर एसिड को बेचने पर आपको कोई पैसे मिले वो माइनस कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब आपके बुक्स के अंदर एसिड कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ था, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो गेन या लॉस आ जाएगा। तो जो गेन या लॉस आएगा उसे जो है हम पीएनएल के अंदर पार्क करेंगे, ना कि उसको हम जो है इधर रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये देख लेना आप, क्लाइंट जो है रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करने की करेगा लेकिन ऑडिटर जो है उसको पकड़ेगा डेप्रिसिएशन की तरह रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, समरी हमने बना रहे हैं आगे, हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह जितने भी आए फायदे सारों को हम कवर करके उर्दू के अंदर आपकी यानी कि नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम आपको बना के दें। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक वगैरह ये करें। हमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम आगे भी और समरी सारी बनाएंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो ये एक ही वीडियो रहेगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर।